पिछले दिन हम लोग फेजेस वाला पार्ट देख लिए थे कि फेजेस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग फेजर डायग्राम्स को, और फेजर डायग्राम्स कैसे यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग को पता चला फेजेस क्या है, बेसिकली एक शॉर्टकट है। जो भी क्वेश्चन हम लोग फेजर से करते हैं वो बिना फेजेस लगाए भी डायरेक्ट एसएचएम का इक्वेशन यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। बट उससे हम लोग का फेजर क्या है, एक शॉर्टकट है जिससे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्प्रिंग्स पे कि स्प्रिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स अटैच होते हैं वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करते हैं या करते हैं भी या नहीं, ये वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, स्प्रिंग्स के बारे में तुम लोग को ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है, या थोड़ा बहुत क्या काफ़ी कुछ आइडिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले स्प्रिंग्स पढ़े थे हम लोग न्यूटन लॉस में, है ना। कॉम्पोजिट स्प्रिंग सिस्टम में सारा पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे स्प्रिंग्स। नेक्स्ट हम लोग स्प्रिंग्स पढ़े थे हम लोग का वर्क पावर एनर्जी में, राइट। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग स्प्रिंग एनालिसिस देखे थे, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स कि कितना कंप्रेस होता है स्प्रिंग, कितना क्या कितना एलोंगेशन होता है अलग अलग सिचुएशंस में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो स्प्रिंग्स के बारे में हम लोग को अच्छा खासा आइडिया है। अब हम लोग स्प्रिंग्स पढ़ेंगे, टॉपिक वही है, कॉन्सेप्ट हाँ। वही है, बट हाँ हाँ बोलो। सर, ये जो हम मतलब दो टाइप से पढ़े, एक हम्म, फेजर्स वाला और एक नॉर्मल एसएचएम वाला, तो हम्म। हम फेजर डायग्राम्स को एग्जाम्स पे भी यूज कर सकते हैं क्या, बोर्ड्स के लिए? बोथ का यार तुम अपने एक बार स्कूल के टीचर से कंफर्म कर लेना वो, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। ओके सर। ठीक है, सर से पूछे ना कि ये हाँ। तुम लोग यूज़ कर पाएगा कि नहीं। ओके सर। चलो, अच्छा, टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग्स, अब स्प्रिंग्स वही पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रिंग्स पे जो ऑब्जेक्ट अटैच्ड है उसका एसएचएम के संग क्या रिलेशन है, और एसएचएम में स्प्रिंग्स के कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग्स का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कहाँ कहाँ है, पहला आया वो हम लोग का एनएलएम में, फिर कहाँ है वो हम लोग का वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है, और तीसरा का आएगा एसएचएम में। तीनों जगह आ तो स्प्रिंग्स ही रहा है, बट तीनों जगह स्प्रिंग का अलग अलग टाइप से एनालिसिस कर रहे हैं। पहला हम लोग स्प्रिंग का फोर्स एनालिसिस था, ठीक है। सेकंड क्या था हम लोग का, स्प्रिंग का एनर्जी एनालिसिस था। अब क्या हो रहा है हम लोग का, स्प्रिंग का एसएचएम एनालिसिस हो रहा है। देखते हैं, लेट्स से हम लोग के पास एक ऐसा वॉल है, यहाँ से एक स्प्रिंग अटैच्ड है, जिसका मास एम है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं। ये पोजीशन क्या है, ये स्प्रिंग का है हम लोग का, बोल सकते हैं नेचुरल लेंथ। ये क्या है हम लोग का नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। क्या बॉडी का तुम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल सकता है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, जैसे इस यहाँ पे इसका लेंथ है कुछ एल, यूज डिफरेंट कलर, यहाँ से इसका डिस्टेंस है एक्स नॉट, ठीक है, बात समझ में आया। इसका मेन पोजीशन कहाँ पे ऑब्टेन होगा, जहाँ पे मेरा फोर्स एफ पीछे एक्सटेंशन, अगर इस पे एक्स हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे एक्सटेंशन हम लोग का एक्स हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एक्सटेंशन एक्स हो रहा है, ये हम लोग का फोर्स है, थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ मैं। तो इसमें पीछे की तरफ अभी भी बॉडी इधर है हम लोग का, सामने इस पर फोर्स एफ ही लगेगा, पीछे स्प्रिंग फोर्स कितना लगने लग जाएगा एक्सटेंशन एक्स होने पे, एक्सटेंशन एक्स होने पे पीछे कितना फोर्स लगने लग जाएगा। के एक्स। के एक्स। हाँ, एक काम करते हैं, इसको एल पकड़ लो और इसको एक्स नॉट पकड़ लो, ज़्यादा सही रहेगा। इसको एल पकड़ लेते हैं और इसको हम लोग एक्स नॉट पकड़ लेते हैं, तो कितना लगेगा पीछे फोर्स, के एक्स नॉट, है ना। अगर हाँ ये सर। पोजीशन हम लोग का मीन पोजीशन है, अगर ये पोजीशन हम लोग का मीन पोजीशन है, तब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीन पोजीशन होने का मतलब है इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, जब एफ मेरा इस पोजीशन पे एफ के एक्स नॉट के बराबर होगा। बात समझ में है ना, बोलो।
सर मीन पोजीशन को आप नेचुरल लेंथ के बाद बनाया है, मतलब अगर वो एक्सटेंड होगा तब वो मीन पोजीशन को अटेन करेगा। ऑब्वियसली ना, अगर फोर्स आगे लगा रहे हैं तो मीन पोजीशन एक्सटेंड होके ही आएगा ना। ओके। बात समझ में आया? अब लेट्स से यहाँ से मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर रखा है। मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस होकर है, कहाँ से? मीन पोजीशन से। ठीक है, लेट्स से पार्टिकल इधर है, डिस्प्लेसमेंट एक्स पे। तो यहाँ पे बॉडी पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है देखो तो। एक फोर्स एफ सामने की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? के। टोटल के एक्सटेंशन एक्स नॉट। एक्स नॉट प्लस एक्स। क्यों? हाँ क्योंकि नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन कितना हो गया? एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना। तो नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। हमें क्या निकालना चाह रहे हैं? नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। डिस्प्लेस्ड पोजीशन में नेट फोर्स इक्वेशन क्या होगा? एफ नेट। एफ नेट क्या लग रहा है देखो तो, एफ माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना। अब f माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स हो गया ये। अब f इज इक्वल टू के एक्स नॉट होता है, तो ये और ये कट जाएगा, है ना। तो एफ नेट का कितना हो जाएगा? एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ तो? माइनस के एक्स। माइनस के एक्स। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। हाँ तो मतलब बेसिकली ये जो बॉडी है जो स्प्रिंग से अटैच होकर रखा है, ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? द बॉडी विल परफॉर्म एन एस एच एम। ऐसा चल। क्लियर है? द बॉडी विल परफॉर्म एस एच एम। सर ये F इक्वल्स टू के एक्स नॉट, ये पहले वाला स्टैंड उससे लिए ना, मतलब जो सबसे पहला फोर्स लग रहा है बॉडी पे। हाँ ये इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन है ना। ये क्या है? ये है हम लोग का इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन। इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन। हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग इन दोनों को काट दिए। हाँ इक्वल टू ओके। के एक्स नॉट, इसको लिख लो, दिस इज इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन। इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन, द बॉडी विल परफॉर्म एस एच एम। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, रेस्टोरिंग क्या है कि हम लोग कैसे पता चला? क्योंकि नेगेटिव साइन दे के रखे, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से हम लोग को पता चल रहा है क्या? रेस्टोरिंग है। ठीक है ना, बात समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब नेट फोर्स कितना होता है? एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? के बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। ये क्या है? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के क्या है? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के इस सिस्टम का टाइम पीरियड है। ठीक है ना, बात समझ में आया? सर ये वाला पार्ट एक बार फिर समझाइए ना। ए का वैल्यू कितना आया? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। माइनस के एम। हाँ तो ओमेगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर होता है ना। हाँ। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया रूट ओवर के बाई एम। टाइम पीरियड कितना? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया? रूट ओवर के बाई एम। और बाई ओमेगा है तो के बाई एम उल्टा हो जाएगा, रूट ओवर एम बाई के हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ सर हो गया। ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम लोग को टाइम पीरियड पता चल गया। ये टाइम पीरियड क्या है? यहाँ पे 2-3 बात नोटिस करो कि पहला, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मास कितना है जो बॉडी अटैच्ड है। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है जो इस बॉडी से अटैच्ड है, जो स्प्रिंग इस बॉडी से अटैच्ड है। ये इस बात से नहीं डिपेंड कर रहा कि इस बॉडी का मेन पोजीशन कहाँ पे आ रहा है।
ये जो हम लोग का टाइम पीरियड है वो इस बात से नहीं डिपेंड कर रहा है बॉडी का मीन पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी, इट इज़ इंडिपेंडेंट of the amplitude and mean position of the body. Mean position of the body, ठीक है, बात समझ में आया। तो बेसिकली अगर कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है, हाँ, तो हम लोग टाइम पीरियड निकालने का प्रोसीजर क्या है, या स्प्रिंग मास ना भी हो कोई भी सिस्टम हो, टाइम पीरियड निकालने का प्रोसीजर क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोसीजर टू फाइंड टाइम पीरियड। सर वो लाइन नहीं लिख पाया मैं, लास्ट वाला। ठीक, पहला पॉइंट है कि हम लोग को मीन पोजीशन निकालना है और मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन लिखना है, ठीक है। देखो फाइंड आउट द मीन पोजीशन, फाइंड आउट द मीन पोजीशन and write down the mean position equilibrium equation and write down the equilibrium force relation, the equilibrium force relation मीन पोजीशन, ठीक है, पहला बात। दूसरा हम लोग क्या करना है, हम लोग को पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। पहला हम लोग क्या किए, हम लोग मीन पोजीशन निकाले और मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन लिखे। फिर हम लोग क्या किए, पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किए हैं। नाउ डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ठीक है। तीसरा काम कितना डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस द पार्टिकल एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है उसको मीन पोजीशन से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को नेट फोर्स इक्वेशन लिखना है एट एक्स। राइट डाउन द नेट फोर्स इक्वेशन एट एक्स। द नेट फोर्स इक्वेशन एफ नेट, ये एफ नेट कहाँ पे लिखना है, एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन मिला था उससे जो हम लोग को मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन मिला था उसका यूज़ करके जो नेट फोर्स इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है। यूज़ द मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन, देखो नाउ यूज़ द मीन पोजीशन force equation to reduce the expression of SHM, to reduce the
equation of Fnet, the equation of Fnet to the equation of SHM, to the equation of SHM. बात समझ में आया? that is Fnet is equal to माइनस के एक्स फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है, जहाँ पे k क्या है, k SHM कांस्टेंट है, k हम लोग का SHM कांस्टेंट है। यहाँ पे k इज इक्वल टू k, मतलब हम लोग का SHM कांस्टेंट ही हम लोग का फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट हो जा रहा है। हम लोग का जो SHM कांस्टेंट है एक स्प्रिंग से केस में, वही हम लोग का स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जा रहा है। जो SHM कांस्टेंट है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, बट हर केस में ज़रूरी नहीं है हम लोग का SHM कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के ही बराबर हो। बात समझ में? ठीक है, जब इसमें आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये बात। यहाँ पे लिख लो ये बात। बेसिकली SHM क्या है ना, स्प्रिंग्स SHM ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग सीख रहा है। ये खाली इस चैप्टर तक सीमित नहीं है। SHM को हम लोग हर चैप्टर में डाल सकते हैं। जैसे हम लोग काइनेमैटिक्स को एनएलएम वाले सेक्शंस में डाल सकते थे, वर्क फॉर एनर्जी वाले सेक्शंस में डाल सकते थे, है ना। हर जगह प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बना सकता था। न्यूटन्स लॉस ऑफ में से मैं एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बना सकता था, मैं सेंटर ऑफ मास में एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन इंटीग्रेट कर सकता था। सिमिलरली SHM एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है। ठीक है, खाली यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। 11 में 12 में हर चैप्टर में SHM का कुछ पार्ट है। तो SHM नहीं है वो, बेसिकली हम लोग SHM का पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, SHM का कॉन्सेप्ट यूज़ करें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। SHM एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका जो तुम सीख रहा है, ठीक है ना। नहीं तो SHM सोचो अलग क्या है, लग तो फोर्स ही रहा है, सॉल्व तो तुम लोग इक्वेशन ही कर रहे हैं, फोर्सेज ही लग रहे हैं ना। इस SHM एक कैटेगरी ऑफ फोर्स हो गया ना, एक सॉर्ट ऑफ मोशन को एनालाइज कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मोशन का एनालिसिस हम लोग उसमें सीखे हैं, हम लोग का काइनेमैटिक्स में। और वो मोशन जिस फोर्सेस के कारण आ रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है, उसके बारे में हम लोग न्यूटन्स लॉज में पढ़े। तो SHM खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है, ये बात में ध्यान रखना, ठीक है। तो SHM खाली यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये हर जगह आगे काम आएगा। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सेक्शंस ऑल थ्रू आउट फिजिक्स, लीविंग असाइड योर न्यूटन्स लॉज, वो तो चलो बेस ही हो गया पूरे फिजिक्स का। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लिख लो, कि जब क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। might also for conversion we might also use binomial simplification क्या है बाइनोमियल सिंप्लीफिकेशन? 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स से, है ना। ठीक है, जब फॉर x इज स्मॉल, जब x काफ़ी छोटा होगा तब हम लोग ये वाला सिंप्लीफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बात नोट करो, बात यह है कि f इज इक्वल टू के एक्स नॉट क्या है, ये हम लोग का मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन है ना। ये क्या है, हम लोग का मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, ठीक है। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन बात समझ में आया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन भी है हम लोग का, इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन है हम लोग का, ठीक है ना। यहाँ पे जो x है, x नॉट है, ये कहाँ से मेजर किया गया है, ये मेजर किया हम लोग का नेचुरल लेंथ से। हेयर x नॉट इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, इज measured from natural length,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, जो एफ नेट वाला इक्वेशन है, जो नेट फोर्स रिलेशन बात कर रहे हैं। एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट, ठीक है। ये क्या है, ये एस एच एम का इक्वेशन है हम लोग का, जो हम लोग डिस्प्लेस पोजिशन पे लगाते हैं, एट डिस्प्लेस्ड पोजिशन, डिस्प्लेस्ड पोजिशन, हाँ है ना। यहाँ पे एक्स नॉट नहीं लिखना चाहिए मेरे को, एक्स लिखना चाहिए, हाँ। यहाँ पे जो एक्स है ये हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, दैट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है। हेयर एक्स इज measured from mean position। बात समझ में आया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीन पोजीशन है, ठीक है। बात समझ में आया। अगर थोड़ा और देसी भाषा में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्प्रिंग का और एसएचएम का एक्स दोनों अलग अलग है। स्प्रिंग में जो एक्स है वो हम लोग नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं, बट एसएचएम में जो एक्स है वो हम लोग मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो लिख लो स्प्रिंग का एक्स और एसएचएम का एक्स दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, इट इज़ बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। हम लोग स्प्रिंग का एक्स कहाँ से मेजर करते हैं, स्प्रिंग का एक्स कहाँ से मेजर करते हैं, स्प्रिंग में जब एक्स लिखते हैं तब हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। नेचुरल। स्प्रिंग का एक्स, स्प्रिंग में जब इक्वेशन लिखते हैं तब वो नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं ना। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट एसएचएम का एक्स, एसएचएम का एक्स हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। बात समझ में आया। हाँ ना बोलो। हाँ। ठीक है चलो एग्जांपल लेते हैं। एक स्प्रिंग, एक बॉडी है जो यहाँ से वो कर रहा है अपना, यहाँ पे इसका मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। ये हम लोग का नेचुरल लेंथ है, ये हम लोग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है। नाउ इट इज रिलीज्ड, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। सर 2 pi√k/m।
Come on guys, give it a try. Simple straightforward question. सर इसमें एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें अगर रेस्ट से छोड़े हैं यहाँ पे तब हम लोग को एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ सर। ठीक। अच्छा, हम लोग टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या है? स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। पहला, फाइंड आउट द मीन पोजीशन एंड राइट द इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन एट द मीन पोजीशन। लेट्स से इसका मीन पोजीशन ये हुआ, ये इसका मीन पोजीशन हुआ। मीन पोजीशन पे लेट्स से यहाँ से ये x डिस्टेंस दूर है, x नॉट डिस्टेंस दूर है फॉर एग्जांपल। मीन पोजीशन पे हम क्या लिख सकते हैं? पहला, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है हम लोग का? kx नॉट। ठीक है ना? अब लेट्स से मीन पोजीशन से हम लोग इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किए हैं, मीन पोजीशन से उसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किए हम लोग। मीन पोजीशन से अगर इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर जो फोर्स लगने लग जाएगा वो कितना होगा? ठीक है, देखो नेचुरल से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? k x प्लस एक्स नॉट या एक्स नॉट प्लस एक्स, एक ही बात है। और नीचे कितना लग रहा है हम लोग का? mg। ये हम लोग का क्या है? डिस्प्लेस्ड पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? है ना? बोलो। तो पहला हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग मीन पोजीशन पे फोर्स इक्विलिब्रियम निकालेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है बॉडी, तो इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या हुआ हम लोग का? Just write this down. Answer. Equilibrium force equation. इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का? बताओ तो। mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है? हम लोग को लिखना है एफ नेट एट डिस्प्लेस पोजिशन। नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस पोजिशन, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, है ना? नेट फोर्स इक्वेशन डिस्प्लेस्ड पोजीशन क्या है? बताओ। एफ नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे mg है नीचे की तरफ माइनस, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव mg के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव लेंगे क्योंकि mg के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहे हैं। mg माइनस के एक्स प्लस एक्स नॉट, है ना? mg माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू एफ नेट। फिर हम लोग क्या गिवन है? हम लोग गिवन है कि यूज द मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन टू रिड्यूस द इक्वेशन और टू द इक्वेशन ऑफ एस एच एम, है ना? एफ नेट का इक्वेशन का हम लोग को रिड्यूस करना है एस एच एम का इक्वेशन में यूजिंग द मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन। मीन पोजीशन फोर्स इक्वेशन क्या है? एम जी इक्वल टू एक्स नॉट। उसका यूज़ करके हम लोग ये दोनों काट सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल जाएगा? एफ नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हम लोग का एस एच एम का इक्वेशन आ गया। ठीक है ना? और एफ नेट कितना होता है? एम ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एक्स। अब प्रोसेस सिमिलर है, यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा? रूट ओवर के बाई एम। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ ना बोलो। ठीक। अब जो सुबह वाले थे, देखो इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में हम लोग जहाँ पे भी एस एच एम यूज़ किया हम लोग यही कर रहे थे। प्रोसेस समझो, प्रोसेस रिकॉल करने की कोशिश करो। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? मीन पोजीशन निकाल रहे थे। दूसरा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे थे। तीसरा, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एफ नेट रख रहे थे। चौथा, हम लोग डिस्प्लेस्ड पोजीशन का जो इक्वेशन था उसको मीन पोजीशन का इक्वेशन से रिड्यूस करके एस एच का इक्वेशन बना रहे थे। हाँ या ना? यही 4 स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। आ गया। सर लास्ट वाला स्टेप एक बार बताइए ना, नीचे जो किए हैं। एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट है ना, बस काट दिया और क्या। तो थोड़ा इधर तरफ करिए। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। ठीक, नेक्स्ट एक और समस्या कर लेते हैं। ऐसे मेरा बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, एक फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन पे है,
और यहाँ पे बॉडी को मैं नीचे से ऐसे हिंच करके रखा हूँ, ठीक है। बॉडी भी यहाँ पे है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। अब देखो निकालना है कि अच्छा ये थीटा है इसका, मुझे निकालना है फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। या सेम आ रहा है। स्नेहा हुआ ये वाला? यस सर। कितना है आंसर? सेम सर। ठीक। देखो ये हम लोग का हुआ नेचुरल लेंथ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये हम लोग का हुआ नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब नीचे बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, mg sin थीटा, है ना। तो बॉडी क्या होगा, बेसिकली थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये इसका हम लोग का मीन पोजीशन आ गया, कहाँ से, यहाँ से इस तरफ x0 दूर मीन पोजीशन आ गया लेट्स से हम लोग का, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ तो mg sin थीटा ही लग रहा है, नीचे की तरफ तो mg sin थीटा ही लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, kx0। तो मीन पोजीशन निकाल रही है, और मीन पोजीशन पे पहला हम लोग का काम क्या, मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन लिखना है। तो हम लोग का इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या हो जाएगा बताओ। इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रियम है ये फोर्स रिलेशन, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन क्या हो जाएगा अपना, इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन बेसिकली हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू kx0, ठीक है। अब इसको इस साइड पे डिस्प्लेस करते हैं हम लोग, इस साइड पे डिस्प्लेस कर सकते हैं हम लोग का मर्जी, ठीक है। लेट्स से मैं इसको इस साइड डिस्प्लेस कर दिया, लेट्स से मैं इसको कहीं इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, इस तरफ x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर इसको इस तरफ x डिस्टेंस में हम लोग डिस्प्लेस कर दिए हैं तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देखना। तो डिस्प्लेस पोजीशन पे यहाँ पे जो डिस्प्लेस पोजीशन आ रहा है नीचे, तो लग रहा है हम लोग का mg sin थीटा। अब यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा ना सर? ध्यान से थोड़ा, x0 माइनस एक्स होगा, हाँ x नॉट माइनस एक्स। k x0 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एफ नेट इक्वेशन क्या आ जाएगा, नेट फोर्स इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, नेट फोर्स इक्वेशन एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन ये क्या होगा बताओ तो देखिए, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिए उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला, तो पहले ये वाला लिखेंगे कि x0 माइनस एक्स माइनस
कौन सा फोर्स, एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। हम लोग के एक्स नॉट और एम जी साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग का एफ नेट क्या आ जाएगा, माइनस के। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, सॉरी हम लोग का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हम लोग का एसएचएम का इक्वेशन बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे चार प्रोसेस का यूज़ करके हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, तो अल्टीमेटली हम लोग का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k, ठीक है। क्यों, क्योंकि ओमेगा हो जाएगा हम लोग का √k/m, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना कि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में आंसर तो हमेशा हम लोग का सेम ही आ रहा है कि कैसे ब्लैक मैजिक हो रहा है। ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से आंसर सेम आ रहा है। वो कारण क्या है समझते हैं। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे, क्या हम लोग को जो टाइम पीरियड आ रहा है ये फोर्स कितना है उस बात पर डिपेंड कर रहा था क्या, टाइम पीरियड जो आ रहा है नहीं। क्या इस फोर्स से डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ये तो डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है ना टाइम पीरियड। तो इस केस में कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, एफ, तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2π√m/k। इस केस में वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, mg। अब जब कांस्टेंट फोर्स डिटरमाइन ही नहीं कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम पीरियड तभी भी 2π√m/k ही रहेगा। सिमिलरली फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या बदला है, खाली वो जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो कांस्टेंट फोर्स बदला है ना। अब mg साइन थीटा हो गया वो, हाँ बात समझ में आया। द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हाँ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, लिख लो। तो इतना तुम लोग जो सॉल्व किया क्वेश्चन, जो दो एग्जाम्पल किए, कैसे सॉल्व करते हैं वो प्रोसीजर समझने के लिए इंपॉर्टेंट था ताकि तुम लोग को पता चले कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर एग्जाम में तो थोड़ी ना हम लोग करेंगे, है ना। एग्जाम में तो हम लोग को पता है, हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीधा कि टाइम पीरियड जो है, द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। बात समझ में आया। द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम is independent of the कांस्टेंट फोर्स। constant force acting on the mass, चाहे फोर्स हो या ना हो, चाहे कितना भी हो, हम लोग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट पोजीशन क्या होगा हम लोग का वही रहेगा, ठीक है ना। कांस्टेंट फोर्स क्या कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स बेसिकली मीन पोजीशन चेंज कर दे रहा है। यहाँ पे मीन पोजीशन क्या हो रहा है, एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक्स नॉट का वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, f/k। यहाँ पे फोर्स एक्स नॉट का वैल्यू जो मेन पोजीशन था वो कितना हो जाएगा, mg/k। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू mg साइन थीटा/k। बेसिकली जो कांस्टेंट फोर्स है वो क्या कर रहा है, इट एक्ट्स टू चेंज द मेन पोजीशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। f हैज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द मेन पोजीशन, f changes the mean position from the natural length, mean position from natural length, ठीक है। बात समझ में आया, हाँ ना बोलो, जल्दी से हाँ ना बोलो। हाँ भैया। अब अलग अलग सिचुएशन जब तुम लोग करते रहोगे अलग अलग चैप्टर्स में, वहाँ पे तुम लोग को रियलाइज़ होगा कि कैसे इनको अलग अलग क्वेश्चंस में और लगाते हैं, ठीक है। क्लास 12 वाले तुम लोग के लिए होमवर्क है एक कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्पेसिफिकली, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या कैपेसिटर्स में बेसिकली पूरा जो हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़े हैं ना, वहाँ पे जहाँ जहाँ हम लोग एसएचएम का कॉन्सेप्ट लगाए हैं उसको एक बार रिविजिट करना तुम लोग को इस क्लास के बाद, ठीक है। एक बार रिविजिट करो उसको और देखो कि
क्या ये जो 4 स्टेप हम लोग लगा रहे हैं, क्या हर जगह वही लगा रहे थे, और क्या अगर ये 4 स्टेप दिमाग में रहे तो हर क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी से जल्दी आसान हो जाएगा कि नहीं। एक बार ये तुम लोग होमवर्क है तुम लोग का, ठीक है? बात समझ में आया? हाँ भैया। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लो इस ये बॉडी को यहाँ से हम लोग रेस्ट से छोड़े, यहाँ से रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा तो हम लोग को पता चल गया इस इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी पे नेट फोर्स इक्वेशन लिख पा रहे हैं हम लोग डिस्प्लेस पोजीशन पे, वो माइनस के एक्स फॉर्मेट का है, तो एसएचएम का इक्वेशन एक तो हम लोग को पता चल गया बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो वो जो बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा नीचे बना लो, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर लेके नीचे बना लो, ठीक है? फाइंड द एम्पलीट्यूड of SHM, find amplitude if the body is released from rest, if the body is released from rest at its natural from its natural length, natural length, सर mg/k आ जाएगा। everyone give this a try. देखो बॉडी लेट्स से हम इसको रिलीज किए, थोड़ा सा जिसमें रूम, और इसको थोड़ा सा ऊपर पुश कर देते हैं। this, हाँ इन लोगों का डिस्प्लेस पोजीशन था x। चलो लेट्स से यहाँ पे बॉडी आके रेस्ट, ये बॉडी का एम्पलीट्यूड है, एक्सट्रीम पोजीशन, ये हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है? ये बॉडी का क्या है हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, बॉडी रेस्ट पे आ जाता है ना? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, बॉडी रेस्ट पे आ जाता है। लेट्स से यहाँ से इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है a, क्या हाँ a, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे आ रहा है
तो इस पोजीशन पे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, है ना। अब बॉडी को हम लोग यहाँ से रेस्ट पे छोड़े, यहाँ से रेस्ट पे छोड़े, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। तो यहाँ से यहाँ पे जो बॉडी मूव करे, एनर्जी चेंजेस कैसा हो रहा है सोचो तो। यहाँ पे बॉडी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, है ना। इस पोजीशन पे बॉडी पे क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जब बॉडी नीचे आ रहा है स्ट्रिंग एलोंगेट हो जा रहा है, तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ में आ रहा है ना, बोलो। हाँ भैया। एक काम करो, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए यहाँ से, अरे यार लेट मी यूज डिफरेंट कलर, यहाँ से नेचुरल लेंथ से ये वाला डिस्टेंस को हम लोग y बोल देते हैं, ठीक है, y बोल देते हैं। तो थोड़ा एनर्जी इक्वेशन लिखो तो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं सिस्टम पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो चेंज इन स्प्रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो मिनिमम पकड़ लेते हैं 0 वैल्यू, ये हम लोग का रेफरेंस हो गया, और यहाँ पे हम लोग नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पकड़ लेते हैं, ठीक है, नेचुरली जैसा लेते हैं यूजुअली। तो हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, mg इंटू वाई, है ना। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट x है, तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट कितना है y, तो यहाँ पे हाफ के वाई स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो y का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 2mg/k, है ना। तो अगर हम लोग थोड़ा एक बार डायग्राम बना के सिचुएशन को रीएनालाइज कर लें थोड़ा सा, ये था हम लोग का बॉडी का नेचुरल लेंथ, है ना। ये था हम लोग का बॉडी का नेचुरल लेंथ, ये आ गया हम लोग का मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कितना आया था, x0, और x0 का वैल्यू कितना आ रहा था, mg/k। ये था हम लोग का नेचुरल लेंथ, ये आ गया हम लोग का मीन पोजीशन। ये आ गया हम लोग का और ये आ जाएगा हम लोग का एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना था ये mg/k, और यहाँ से यहाँ तक 2mg/k, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, mg/k बचेगा। तो लॉजिकली सोचो बॉडी का मोशन कैसा हो रहा है, हम लोग इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़े तो ये नीचे आया, फिर नीचे गया, कितना गया mg/k, फिर ऊपर आया, फिर ये गया, फिर ऐसे आया। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग का बॉडी इसी एम्पलीट्यूड के संग, तो बॉडी कितना पोजीशन तक जा रहा है, मैक्सिमम नेचुरल लेंथ तक ही जा रहा है। तो नेचुरल लेंथ भी हम लोग का अपर एक्सट्रीम हो गया, है ना, अपर एक्सट्रीम हो गया। क्लियर है बात। हाँ ना बोलो। हाँ चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से तो 2 क्वेश्चंस कर रहे थे। अच्छा से जो चीज़ हम लोग यहाँ पे की एम्पलीट्यूड निकाले थे, वही सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे। यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे mg/k जब आ रहा था, यहाँ पे mg/k आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mg/k, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस तो सेम ही है, mg/k की जगह वो mg/k आ जाता, ठीक है। ऑल्दो इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, दिस इज सॉर्ट ऑफ गुड क्वेश्चन and you need to use the concepts that you have learned before, पिछले चैप्टर्स में जो पढ़े। क्वेश्चन सिंपल ही, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा कुछ। हम लोग का यहाँ पे स्ट्रिंग फीस है, यहाँ पे स्प्रिंग एक बॉडी पड़ा हुआ है,
ठीक है, इसका मास है m, जैसे कैपिटल M। ठीक है, अब हम लोग के पास एक बुलेट है जो हम लोग फायर किए हैं, जिसका मास है स्मॉल m, जो इसको अप्रोच कर रहा है विथ वेलोसिटी v, इसको अप्रोच कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, अब बुलेट क्या करे, बेसिकली आके इस मास के संग स्टिक कर जा रहा है। ठीक है, द बुलेट कम्स एंड स्टिक्स टू द मास एट रेस्ट। ये इनिशियली रेस्ट पे था, समझ में आया? तुम लोग को बताना है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम। द बुलेट कम्स एंड sticks to the mass at rest. Find the time period and amplitude of SHM. Find the time period and amplitude of SHM. अब लॉजिकली सोचो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो तुम लोग डायरेक्टली बता सकता है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? सर मैं लेफ्ट हो गया था, थोड़ा ऊपर बताएंगे क्या बोले अभी? ये रिकॉर्डिंग देख लेना यार। टाइम पीरियड कितना होगा बताओ? क्या 2 पाई रूट ओवर कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन बाई के। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो तो खाली मास पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग का बॉडी कहाँ पे है, कितना वेलोसिटी हो रहा है, कितना उसको इम्पल्स हम लोग इम्पार्ट कर रहे हैं, कितना एनर्जी दे रहे हैं, है ना। टाइम पीरियड तो एक पर्टिकुलर सिस्टम का कांस्टेंट होता है जो इस सिस्टम का इनर्शिया प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसका मास आ गया m और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ आ गया इसका k, तो 2 m प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई के, है ना। फोर्स पे तो डिपेंड नहीं करता है ना, तो हम लोग टाइम पीरियड तो डायरेक्टली बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड, तो जल्दी से हम लोग बता सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर, कितना मास हो जाएगा टोटल, m प्लस m बाई के। ठीक है, बात समझ में आया? नेक्स्ट, अब बेसिकली बॉडी का यहाँ पे कैसा कोलिजन हो रहा है? इनइलास्टिक। 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 तो इस इनइलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? नहीं, क्या कंजर्व कर सकते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम। अच्छा, विल कम बैक टू दिस। बेसिकली जब इनिशियल पोजीशन से अब यहाँ पे बॉडी आके इस पर स्टिक कर गया है, ठीक है, मैं इसी इंस्टेंट को t=0 बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली इसका इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी स्मॉल m का v था, बट कैपिटल M का तो v नहीं होगा, कैपिटल M का कुछ v डैश होगा, है ना। टाइप ऑफ कोलिजन कैसा हो रहा है बताओ? यहाँ पे किस टाइप का कोलिजन हो रहा है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं कर सकते। क्या कंजर्व कर सकते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम क्यों कंजर्व कर सकते हैं? क्योंकि जो फोर्सेस लग रहे हैं इन पे, नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे ना दोनों बॉडीज़ पे, जब हम लोग कोलाइड करेंगे, तो नॉर्मल फोर्सेस अगर मैं दोनों बॉडीज़ को एज सिंगल सिस्टम पकड़ लूँ तो नॉर्मल फोर्सेस तो इंटरनल फोर्स हो गए, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडीज़ पे जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। मोमेंटम अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल में कंजर्व करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करें तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। मोमेंटम कंजर्वेशन करने से हम लोग कितना आ जाएगा? स्मॉल m v इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M v डैश, है ना। तो v डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू m v
बाई एम प्लस एम, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया, बात समझ में आया? हाँ ना बोलो। हाँ भैया। अब एक बार कोलिजन हो जा रहा है, उसके बाद इस इंस्टेंट के बाद, इसके बाद तो हम लोग का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। सॉरी, इसके बाद हम लोग का क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं, क्योंकि इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इन बॉडीज पे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना। बेसिकली बॉडी यहाँ से लेके, ये हम लोग का नेचुरल लेंथ था, है ना, ये हम लोग का नेचुरल लेंथ था। क्या इन बॉडीज़ पे कोई फोर्सेस लग रही हैं एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के अलावा? बताओ, क्या इन बॉडीज़ पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं? नो सर। एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो नेचुरल पोजीशन ही हम लोग का मीन पोजीशन होगा, नेचुरल पोजीशन ही हम लोग का मीन पोजीशन भी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी था वी डैश। अब जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ेगा, इस पे पीछे स्प्रिंग फोर्स लगना चालू होगा। स्प्रिंग फोर्स हम लोग को मेक श्योर करेगा कि मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो पा रहा है इस बॉडी का, है ना। ये जो स्मॉल एम प्लस कैपिटल वाला मास है, इसका मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो रहा है। इसका कंजर्व क्या होगा? इसका कंजर्व होगा एनर्जी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग वो एनर्जी अपना इलोंगेशन में स्टोर कर लेगा। इलोंगेट होने में जो एनर्जी लगेगा स्प्रिंग वहाँ पे इन बॉडीज़ का काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा। तो बॉडीज़ का एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे पहुँचेगा? बॉडीज़ का एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे आएगा? जहाँ पे ये बॉडी जो कंबाइंड सिस्टम है ये रेस्ट पे आ जाए, बेसिकली जहाँ पे इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी सारा चला गया। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब है क्या कि जो नेचुरल जो मीन पोजीशन पे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। मोमेंटम क्या कंजर्व हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, एज एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है बॉडी पे। बट क्या बॉडी का एनर्जी कंजर्व हो रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, ये डेफिनेटली हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बॉडी का जो स्प्रिंग फोर्स है, बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है एट मीन पोजीशन, जो हम लोग का नेचुरल लेंथ के बराबर है, बॉडी का जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। लिख लो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी at the mean position, at the mean position is getting stored as elastic potential energy of the spring. Elastic potential energy of the स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी का एनर्जी कितना है? हाफ m प्लस m मास है इसका। वेलोसिटी कितना है इसका? v डैश स्क्वायर इज गेटिंग सेव्ड एज, इज गेटिंग कंजर्व्ड एज हाफ k स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a जो है वो नेचुरल लेंथ ही हम लोग का मीन पोजीशन है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अब v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, m प्लस एम। v डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
के ए स्क्वायर, ठीक है ना. वी कैन गेट rid of these halves, we can cancel one of the terms with the denominator. So what are we left with? We are left with this m square by m plus m into v square, all right, yes, is equal to k a square, ठीक है ना. बात समझ में आया. तो हम लोग का ए का वैल्यू हमने को निकालना है. ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का? ए स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या एम वी का होल स्क्वायर लिख लो इसको एक बार. एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई के इंटू एम प्लस एम, है ना. अल्टीमेटली रूट ले रहे क्योंकि ए स्क्वायर नहीं, हम लोग को ए चाहिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है. ये हो जाएगा एम वी, ठीक है. बात क्लियर हुआ. एम्पलीट्यूड निकल गया. सर कोलिजन के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी v डैश हो जाएगा ना. हाँ, क्योंकि वही वेलोसिटी हम लोग का मीन पोजीशन पे आ रहा है, और मीन पोजीशन पे हम लोग का मैक्सिमम वेलोसिटी आता है, ठीक है. हाँ सर. इस क्वेश्चन को एक और करने का तरीका था एम्पलीट्यूड निकालने का. alternate method to find amplitude. हम लोग को क्या पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? v मैक्स हम लोग का मीन पोजीशन पे आता है. अब वो कितना होता है? a ओमेगा के बराबर होता है. v मैक्स कितना आ रहा है हम लोग का? एम वी बाई एम प्लस एम, एम वी बाई एम प्लस एम इज इक्वल टू ए ओमेगा. अब टी का वैल्यू क्या है? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई के. तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? के बाई एम प्लस एम, ठीक है ना. एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट कटा, ये के डिवाइड हो गया, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम वी बाई रूट ओवर एम प्लस एम इंटू के, ठीक है. कोई परेशानी? नहीं भैया. एक बात ध्यान रखना, जब बॉडी यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, जब बॉडी यहाँ से यहाँ आ रहा है, क्या कंजर्व हो रहा है, क्या कंजर्व नहीं हो रहा है, बताओ. जब बॉडी इस स्टेज से इस स्टेज पे आ रहा है, तब मोमेंटम कंजर्व हो रहा है. मोमेंटम कंजर्व्ड, बट एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है, बट एनर्जी नॉट, ठीक है ना. फिर जब हम लोग इस स्टेज से इस स्टेज पे आ रहे हैं, तब क्या कंजर्व हो रहा है, क्या कंजर्व नहीं हो रहा है? तब एनर्जी कंजर्व हो रहा है, कंजर्व्ड, बट मोमेंटम इज नॉट. ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन हम लोग 11th वालों को याद होगा, हम लोग वर्क बाय एनर्जी कर रहे थे जब, तब भी किए थे. वर्क बाय एनर्जी शायद सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट कर रहे थे तब किए थे, है ना. यहाँ पे आई गेस यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन में मैं कहीं करवाया था कोलिजन्स के दौरान, या कहीं, कि एक पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग का एनर्जी कंजर्व हो रहा है और एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो रहा है, हम लोग का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है. याद आ रहा है क्या? बट मोमेंटम हाँ सर करवाया था. सिमिलर सा कॉन्सेप्ट इधर है, ठीक है. बात समझ में आया सबको? हाँ सर. क्या क्या गलती हम लोग को नहीं करना है,
ठीक है, क्या करना है तो समझ में आ गया, क्या क्या चीज़ नहीं करना ये भी नोट डाउन कर लो। कि जब मैं क्लास में बैठा था अपने टाइम पे, जब मैं पढ़ रहा था ये, तब मैंने क्या क्या गलती किया था या मेरे फ्रेंड्स और क्या क्या गलती कर रहे थे। यूजुअली एक हैबिट होना चाहिए ना तुम लोग का कि तुम लोग जो सही आंसर है वो तो लिखो, संग संग जो गलती कर रहे हो ना वो भी लिखो, क्योंकि क्या करने से क्या करना तो इम्पोर्टेंट है ही, इसी संग ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख के ना एग्ज़ाम में हम लोग के दिमाग में मल्टीपल अप्रोचेज आ सकते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो खाली सही अप्रोच पता होना इनफ नहीं है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अप्रोच गलत है और वो क्यों गलत है, तभी हम लोग को पता चलता है जो सही है वो क्यों सही है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ ने मैं ज़रूरी नहीं कि हर बार लिखाऊँ, पर तुम लोग एक हैबिट बना लो एटलीस्ट, खुद जो तुम लोग मिस्टेक्स कर रहे हो या कोई दूसरा डाउट पूछ रहा है, इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू, राइट दैट डाउन एज वेल। ऑलराइट, ठीक है। तो मिस्टेक क्या नहीं करना है कि हम लोग को हाफ के स्क्वायर को डोंट राइट हाफ के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वाई? ये तो एनर्जी था, बट क्या ये एनर्जी सिस्टम के पास अवेलेबल है आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन? नहीं भैया। नहीं, तो डोंट राइट दिस बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट इन इलास्टिक कोलिजन, बिकॉज एनर्जी is lost in inelastic collision. In elastic collision, ठीक है। तुम लोग से मैं ये भी पूछ सकता था कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है ना, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका एक रिलेशन भी लिखवाया था रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला में, है ना। कितना एनर्जी लॉस होता है कि इलास्टिक कोलिजन में, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना होता है, याद करने की कोशिश करो। हाफ, सर कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एम प्लस एम। ठीक है, इवन नॉर्मल फॉर्मेट में लिखते हैं जो याद किए थे, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज, इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर हाँ सर। इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। यस सर। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गिव मी अ सेक, यहाँ पे हम लोग ई का वैल्यू 0 डाल रहे हैं क्योंकि इनइलास्टिक है, m1 और m2 सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं। v रिलेटिव कितना हो जाएगा, v माइनस 0 विच इज़ बेसिकली v। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हो जा रहा है, हाफ एम एम बाई एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है ना, बात समझ में आया। अब एक बार हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ, तब हम लोग इसका मॉडिफाइड फॉर्म लिख सकते हैं। तब मॉडिफाई करके लिख सकते हैं बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर वाला जो एनर्जी था वो कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा लॉस हो जा रहा है जो हीट में निकल जा रहा है या किस में चला जा रहा है, एम बाई एम प्लस एम वी स्क्वायर, और बचा हुआ पार्ट सिस्टम में एक्सट्रीम पोजीशन में स्टोर जा रहा है ना। यहाँ से सॉल्व करके ए निकाल सकते हैं हम लोग और इसका आंसर भी सेम ही आएगा, सेम ही होगा। ठीक है, सॉल्व करके खुद से देख लेना, नॉट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, हाँ भैया। चलो, कैन वी डू एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, आई एम वाइंडिंग अप क्लास विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू ट्राई। सिमिलर सा प्रॉब्लम है,
थोड़ा सा खाली फ्लेवर अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा बॉडी हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। जिसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो वेयर दिस इज को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यहाँ पे एक बुलेट आ रहा है ऑफ मास स्मॉल एम और इसको स्ट्राइक करा विथ वेलोसिटी v, ठीक है। यू गाइस नीड टू फाइंड आउट जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तुम लोग को बताना है कि इसका टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड कितना है। फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्सचेंज। फाइंड द टाइम पीरियड and amplitude of accretion. ठीक है सर वो पहले से रेस्ट में है या वो रिलीज फ्रॉम रेस्ट? ये अपनी मेन पोजीशन पे है, ठीक है। ये अपना इसका मेन पोजीशन पे है। ये मतलब ये जो बॉडी है इसको हम लोग नेचुरल लेंथ पे मेक श्योर नहीं कर रहे, एट इट्स इनिशियल मीन पोजीशन, एट इट्स मतलब बुलेट नहीं आके रखा है ना, तो हम लोग बॉडी को बेसिकली इसको इक्विलिब्रियम पे आने दिए हैं, उसके बाद हम लोग बुलेट छोड़े, ठीक है, एट इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ट्राई दिस ऑन योर ओन।